वो एक प्रोटेस्टेंट था, वो जो सेट ऑर्डर था ऑफ रिलीजन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता था, उसने उसको चैलेंज किया और उसको उसको ठीक किया। यानी बहुत सी करप्ट प्रैक्टिसेस जो थी उसने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने रेजिस्ट किया था, फाइट किया था और इस तरह से उसने जो प्योरिटी ऑफ रिलीजन थी और फीलिंग्स जो थी और सिंसियरिटी जो थी, ये उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था एंड ही वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स। उसने यानी सबको लीड किया था और इस तरह से एक यानी सच्चाई की तरफ लेके आया था और अच्छाई की तरफ लेके आया था। ये उसकी जो है मिल्टन की खास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वो उसने क्या उसके लिए मेथड अडॉप्ट किया, कितना उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें उसमें। बट बेस्ट ऑफ ऑल थिंग ही वाज़ ही इज़ द प्योरिटी ऑफ हिज़ थिंकिंग और जो उसके जो है उसकी जो स्ट्रगल थी वो बहुत सिंसियर थी और उसलिए इस वजह से वो एक बड़ी चेंजेस जो हैं वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी टू द सोसाइटी। तो यानी वो जो उनकी जो सर ये तो मिल्टन का नाम क्यों आया हुआ है? विलियम की पोएम मैं में तो मिल्टन का नाम क्यों आ रहा है? मैं बता रहा हूँ। तो मिल्टन मैं ये इसी तरफ जा रहा हूँ मैं। तो मिल्टन जो है उसने ये सब कुछ चेंज कर दिया था, ठीक है? तो वो लोग जो हैं उस फिर उसकी बात को सुनना शुरू हो गए और मानना शुरू हो गए और ही ब्रॉट अ ग्रेट चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आया था। मिल्टन का नाम इसलिए आया जी। है कि वर्ड्सवर्थ जो कहता है कि उसके अपने ज़माने का जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम, मिल्टन जो है वो ही बिलॉन्ग टू अबाउट 624 समथिंग, वो यानी पुराने ज़माने का था। जब शेक्सपियर एक्सपायर हुआ था तो तब वो जो है मिल्टन जो है वो वो आया था। यानी अबाउट 17th सेंचुरी का वो जो है था। तो ये जो जी। है ये बात जो कर रहे हैं अर्ली 19th सेंचुरी की, 1802 की। तो उस ज़माने में ये इसके वर्ड्सवर्थ के ज़माने में इंग्लैंड की हालत वैसी ही है जैसी कि मिल्टन के ज़माने में हो चुकी थी। तो वो कहता है वंस जी। अगेन वी नीड मिल्टन, हमें जैसे अभी हम कहते हैं हमें फिर एक कायदे की ज़रूरत है जो हमारे पाकिस्तान को फिर जो है वो मुश्किलात से निकाले। तो इसी तरह से वो जी। मिल्टन ये कह रहा है हमें वर्ड्सवर्थ ये कह रहा है हमें फिर मिल्टन की ज़रूरत है। वो फिर हमें हमारी रहनुमाई करें, हमें सब कुछ जो है वो फिर ठीक करके दे दें। वो कह रहा है कि इस वक़्त जो है इंग्लैंड की सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत ख़राब है, करप्शन पेनिट्रेट कर गई है और लोगों के जो हैं यानी पीस ख़त्म हो गया है, लोग सिंसियर नहीं हैं, एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। तो हर कुछ जो है वो जी। गलत सिमत में चली गई है और तरक्की नहीं हो रही और जो है वो हर चीज़ जो है वो वहीं पे रुक के रह गई है और आगे तरक्की नहीं कर रही। तो ये मिल्टन "Thou shouldst be a living at this hour", वो कहते हैं कि मिल्टन काश तुम यहाँ पे होते आजकल की दुनिया में। इंग्लैंड हैज़ नीड ऑफ थी, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। शी जहाँ पे इंग्लैंड की तरफ इशारा है, शी इज़ फैन, जी। यानी इंग्लैंड जो है वो बन गया है यानी फैन जो होता है मार्शी लैंड को कहते हैं, दलदली ज़मीन बन गया है जहाँ पे पानी जो है वो स्टक हो गया है, ना वो चल रहा है, गदला यानी यहाँ पे कीचड़ बन गया है। तो आप स्टैग्नेंट वाटर्स यानी पानी किसी जगह पे खड़ा रहे काफ़ी देर तक तो वो जगह जो है वो मार्शी हो जाती है, नरम हो जाती है, वो उसमें कुछ उगता भी नहीं जी। और वो उसमें जो है यानी किसी काबिल में ही नहीं रहती वो। तो ये जो है इंग्लैंड जो है उसका हाल ये हो गया है कि जैसे कोई दलदली ज़मीन है। इसमें अल्टर का मतलब है यहाँ पे चर्च, ये उसने बड़ी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है। यानी डायरेक्ट जी। चीज़ों को चीज़ों के नाम से नहीं पुकारा, इनडायरेक्टली उनको टाइटल दिए हैं। अल्टार वैसे तो ऐसी जगह पे कहते हैं जहाँ पे कोई जानवर जाके नज़र किया जाता है, कुर्बान किया जाता है। होता यूँ था कि पहले ज़माने में यूनानियों के ज़माने में ग्रीक्स जो थे, उन्होंने अपने गॉड जो थे, उनके सामने एनिमल सैक्रिफाइस करके जाया करते थे। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने सी रूट इख्तियार किया है, जहाँ आपने सफ़र करना है, तो वो बिलीव करते थे कि समुंदर का एक खुदा है। तो उसके लिए उन्होंने समुंदर के किनारे एक उन्होंने उसका टेम्पल बनाया होता था। वहाँ पे जानवर ले जाते थे और वहाँ पे उसको ज़िबह करते थे। उसके बाद फिर दुआ करते थे कि हमारा ये जो कुर्बानी है ये कबूल कर लो और हमारा सफ़र जी। जो है इसको महफूज कर दो, हम सही सलामत आगे चले जाएँ। तो वो जो है वो अल्टर एक्चुअली वो एक टेम्पल होता है। यहाँ पे का मकसद ये है कि ये चर्च है, ठीक है? जहाँ पे लोग जाते हैं, जी। नज़राने देते हैं, पैसे देते हैं और दुआ के लिए कहते हैं ताकि वो ठीक हो जाएँ।
तो ये आल्टर जो है बेसिकली चर्च है, ये भी करप्ट हो गया है। सोर्ड जो है ये मिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, ये भी जो है ये करप्ट हो गई है। एंड द पेन, पेन जो है वो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जैसे कि आजकल हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो वो लोग जो हैं जो गाइड करने वाले, लिखने लिखाने वाले हैं, जो कि हमारी ओपिनियन को फॉर्म करने वाले हैं, वो सारे करप्ट हो गए हैं। ठीक है। फायर साइड जो है जी। ये रेफरेंस टू द हाउस है, जहाँ पे लोग रहते हैं। सर्दियों में लोग आग जला के उसके पास, यहाँ कमरे में वो अंगीठी सी बनी होती है उसके पास बैठ जाते हैं, फायर साइड। तो दैट आल्सो मीन्स वेयर द पीपल। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है सर? क्या चीज? स्टेगनेंट वाटर्स? वाटर। जी। ये खड़ा पानी जो चलता हुआ नहीं होता, जैसे जोहड़ का पानी होता है। तो इसको मतलब किसके साथ इसको कंपेयर किया गया? यानी इंग्लैंड की जो सूरत हाल है, उनकी जो मुआशी जो जो कंडीशन है, उसको मार्शी वाटर से, यानी मार्श दलदली ज़मीन कहा गया है। ठीक है। पानी अगर कहीं जगह जी। पे बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है तो वो ज़मीन नरम हो जाती है, दलदल बन जाती है। तो दलदल जो है वर्थ नथिंग, उसमें कोई ना तो कोई चीज़ उग सकती है, कुछ भी नहीं, घास भी नहीं उगती वहाँ पे। जी। जी। तो कोई ट्री नहीं उग सकता, क्योंकि वो ज़मीन बहुत नरम होती है। तो ये जो है वो वर्थ नथिंग, वो कहते हैं इंग्लैंड की सूरत हाल ऐसी है कि ये एक मार्शलैंड बन चुकी हुई है, और यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। इसका चर्च जो है वो करप्ट हो गया है, आर्मी करप्ट हो गई है, पेन जो है यानी जो हमारी इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिखने वाले हैं, वो भी करप्ट हो चुके हैं। फायर साइड, तो घरों में भी जो है लोगों का जो सोचने का अंदाज है वो भी पॉजिटिव नहीं रहा। द हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बाबर, ये जो है ये हेरोइक वेल्थ, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा हेरोइक, बहुत ज़्यादा जो है जो वेल्थ जो थी उनके पास, यानी एक जो है वैसे ही जो है जो मालो दौलत था वो भी, और उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी वो भी एक वेल्थ होती है, वो भी दोनों जो हैं, यानी इकोनॉमी और उनके मॉरल वैल्यू जो हैं वो दोनों जो हैं दे आर ऑन डिक्लाइन। वो जो हैं वो नीचे की तरफ उनका ग्राफ जी। आ रहा है। तो ये जो है यानी इखलाकी और माली लिहाज से इंग्लैंड जो है वंस अगेन हैज़ गॉट इनटू डिफिकल्टीज एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स पॉवर्टी। तो ये जो है एक और हमें मिल्टन की ज़रूरत है, मिल्टन को चाहिए, काश वो इस ज़माने में हुआ करता। ठीक है। तो वो जी। कहते हैं मिल्टन, अपनी ग्रेव से उठ के आ जाओ और हमारी रहनुमाई करो, ये एक बात है। आई हैव फॉर जी। पीटी इंटू देयर एंशियंट इंग्लिश डॉवर, जो डॉवर जो है ये तोहफे को कहते हैं, यानी वो एंशियंट इंग्लैंड जो है, ये पुराना ग्लोरीफाइड इंग्लैंड, इंग्लैंड जो था, उसने जो हमें तोहफे दिए थे, तोहफे दिए थे, वो सारे गारत हो गए हैं। तो आप इनवार्ड हैप्पीनेस, जिससे हमारी जो है दिल की खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी जो है पीस जो है हमारा स्नैच हो गया है। अब वी आर नो मोर एट ईज, वी आर नॉट हैप्पी। तो वो कहते हैं कि हम वो उसको जो है मिल्टन को आवाज़ देता है, वी आर सेल्फिश मैन। अब वो कहते हैं हम यहाँ खुद गर्ज लोग हैं। ओ रेज रेज अस अप, वो कहते हैं आओ हमें दोबारा से, हमें आला मुकाम की तरफ उठाओ। ठीक है। रिटर्न टू अस अगेन, हमें दोबारा जो हैं लेके जाओ या हमारे पास लेके आओ। एंड गिव अस मैनर्स, दोबारा से हमें अपनी स्पीचेस से हमें फिर जो है मैनर्स सिखाओ, वर्च्यू सिखाओ, नेकी सिखाओ, फ्रीडम आज़ादी सिखाओ, एंड पावर, और जो है हमें दोबारा स्ट्रेंथ दो। फ्रीडम, आपने वो जो मैंने कहा वो मिल्टन का जो सैटन था, उसने किस चीज़ को प्रेफर किया था? फ्रीडम को। ठीक है। तो फ्रीडम जो जी। है एक ग्रेट जो है क्वालिटी है, अगरचे के मैंने आपको बताया कि मिल्टन अपना जो है ही वाज फेवर्ड टुवर्ड्स फ्रीडम। वो चाहे वो फ्रीडम को जो है वो सपोर्ट करता था। बहुत ज़्यादा जो है उसके ये ख्यालात जो हैं डेविल से मिलते जुलते थे, लेकिन डेविल वाज रिबेलियस। ये फ्रीडम सबमिसिव फ्रीडम है, अल्लाह ताला को की रज़ा मानते हुए जो फ्रीडम है उसकी बात कर रहा है। दाई सोल जी। वाज लाइक स्टार, वो कहता है तुम्हारा मैं तुम्हारी रूह है, यानी तुम्हारा वजूद जो है वो एक गाइडिंग स्टार था। उसको वो जो है मिल्टन को वो जो है वो कह रहे हैं कि वो एक ये जो हैं सिंबल्स ऑफ नेचर हैं, स्टार है, ओशन का आगे जिक्र करेगा, और ट्रीज हैं। तो वो ये सारी जो टाइटल हैं ये मिल्टन को वो कह रहे हैं कि ये मिल्टन का दूसरा रूप है। द सोल वाज लाइक ए स्टार, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, यानी तुम्हारी रूह, तुम्हारा वजूद एक सितारे की तरह है। सितारे जो हैं वो रहनुमाई करते हैं रास्ते की तरफ, सिमत की तरफ। तो वो उसको ने स्टार कह रहा है।
एंड डेवल्ट अपार्ट, तुम जो हैं दूर जो हैं, यानी वो गुजरे हुए ज़माने में पास्ट में तुम रहे, तुमने ज़िंदगी गुजारी, या अब ये कि तुम पास्ट में चले गए हो। दाउ हैरेस्ट ए वॉइस, तुम्हारी एक आवाज़ थी, हु साउंड वाज लाइक द सीज, जो समुंदर की आवाज़ की तरह पाकीज़ा आवाज़ थी, प्योर आवाज़ थी, प्योर एज द नेकेड हेवन, यानी ऐसी थी जैसे आसमान की तरफ से हो, जैसे डिवाइन साउंड हो, ठीक है। वो आवाज़ जो थी जी वो प्योर थी, डिवाइन थी, मैजेस्टिक थी, शानदार थी, फ्री थी, खुशियाँ लाने वाली थी। सो डिडस्ट thou ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, इस तरह से तुमने लोगों की रहनुमाई करते हुए ज़िंदगी गुजारी। लाइफ के आम जो तौर तरीके होते हैं, इस तरह से तुमने यानी उनको बेहतर किया, और यानी आम लोगों की तरह तुमने ज़िंदगी गुजारी और लोगों को लीड किया। इन जी चीयरफुल गॉडलीनेस, उनको जो खुशियाँ अता फरमाई। एंड येट दाई हार्ट, और फिर भी तुम्हारा जो दिल था, द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। अच्छा जी, वो जो है तुम्हारा जो दिल जो था, यानी तुम जो खुद जो थे, तुमने ऐसी ड्यूटीज़ जो थी जो मुश्किल, और या शायद जिसको लोग अन इम्पोर्टेंट ख्याल करते थे, अनइम्पोर्टेंट ख्याल करते थे, उनकी तरफ तो जी उन्हें तवज्जो दी, तूने उनको इग्नोर नहीं किया। वो जो लोलीएस्ट थी, तुमने उसकी तरफ तवज्जो दी और उसको तूने ग्रेट बना दिया। यानी वो मिल्टन से कह रहा है कि तुमने, मिल्टन वाज अ सोर्स ऑफ ग्लोरी फॉर द इंग्लैंड, or he is wishing that Milton should come back and should restore that glory back to the England and the English people. And naturally, Milton जी will not come back. Okay, somebody in the form of Milton should appear and they should reach. मेरे ख्याल में 1870 के करीब जो है एक वाक़या जो है यहाँ पे हुआ था फ्रांस में, जिसमें बहुत सी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो हुई थी, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो उसमें बहुत से पोएट और इंटेलेक्चुअल हैं, दे गॉट इन्वॉल्व इन दैट। वो बहुत यानी ये सोच रहे थे कि आइंदा इनको रूल करने का, दुनिया को सेट करने का, टू ब्रिंग बैक द न्यू ऑर्डर जो है वो लाने का इनको मौका मिलेगा। एंड दीज पीपल दे वर अफेक्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये इसी बेस पे जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए थे, और उन्होंने इस तरह से पॉलिटिक्स से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें जो हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दी थी। तो ये जी जो है ये इसका जो इजी सिंपल मीनिंग इसका ये है, इंग्लैंड की जो है वो हालत अच्छी नहीं है, इट हैज़ फॉलन बैक to the abject condition, to the poor condition, and somebody like Milton should come back and lead and restore. So इसके में ये है कि इन मिल्टन लाइक पीपल जो हैं, यानी ये जो पीपल ऑफ लिटरेचर हैं, इन्हीं में से कोई जो हैं वो इसको जो ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड है इसको रेस्टोर करेगा। तो ये इसके कुछ क्लियर हो गया, इसमें और बाकी कुछ वर्ड ही नहीं है, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ नहीं है, बहुत अच्छा है। जैसे जैसे वर्ड आगे प्रोसीड करते हैं वैसे वैसे स्टोरीज जो हैं वो प्रोसीड करती है, ये बहुत स्लो टेम्पो वाली नहीं है। तो ये एक अच्छी पोइम है, और इसकी बाकी जो राइमिंग स्कीम है उसकी तरफ आप देख लें। आखिरी जो 3-6 लाइनें हैं उसमें राइमिंग स्कीम इतनी अच्छी नहीं है। बाकी फोर और पावर, आवर और बावर, पेन यानी ए बी बी ए, ये पेन और पेन आपस में राइमिंग है। अगर ये पहली वाली लाइन जो है इसकी एंडिंग साउंड अगर हम इसको ए कहें, और एन वाली साउंड जो है इसको बी कहें, तो हम देखते हैं कि ये आवर और बावर ये दोनों ए टाइप साउंड बन जाएंगी। एन और पेन ये बी टाइप साउंड बन, तो इसका जो राइमिंग स्कीम बन रही है ए बी बी ए। उसके बाद अगला स्टैंजा है वो भी इसी तरह से ए बी बी ए। आगे जो हैं ये जो हैं इनके कोई स्कीम उसने नहीं लगाई है। अपार्ट सी फ्री, यानी ये जो हैं ये ना ए है ना बी है, ये सी साउंड हो गई, और ये डी डी ऐसे तो हो गई। और फिर जो है वे और ले, और इस तरह से ये साउंड जो है ये इसमें चाहिए ये था जैसे ये सी और डी है, इस तरह की साउंड जो है आगे ही यहाँ पे सी डी डी आनी चाहिए, तो फिर भी ये एक अच्छी राइमिंग बनती। लेकिन यहाँ पे आके उसने वो थोड़ी सी पोएम की खूबसूरती को फॉर्म के लिहाज से, राइमिंग के हवाले से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है।
जो कि ओवरऑल जो मैसेज हैं जो कि पोइट क्रिएट करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम तक मैसेज जो है पोइट का अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। और ये है वर्ड्स दी वैल्यू है, जो उसने कहा है वाकई उसको ऐसा होना चाहिए था। तो वो इसकी जो इंग्लैंड की जो पुअर कंडीशन है, ही इज़ फीलिंग दैट, और वो जो है उसकी जो विश है तो फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ग्लोरी टू इंग्लैंड, वो भी एक ग्रेट है, पॉजिटिव है। तो हम ऑन दी होल ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी सोनेट है, और ये इसकी लैंग्वेज भी बड़ी सूट्स दी आइडियाज़, जैसे आइडियाज़ हैं वैसी ही डिक्शन है। एक बहुत अच्छी जो सोनेट्स में से इसको शुमार किया जा सकता है। ठीक है जी। जी। अब हम आते हैं इसकी, ये जो है मिल्टन की ओड होता है, यानी एड्रेसिंग समवन समथिंग, किसी से मुखातब होकर बात करना। तो इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये जो है असल में वो कहना ये चाह रहा है कि हम लोग जो हैं इमिटेशन नकल कर रहे होते हैं इमोर्टैलिटी, ठीक है, स्ट्रगल। इमोर्टैलिटी तो है यानी अबदी दुनिया जो नहीं ख़त्म होने वाली होती है उसको कहते हैं। वी आर लिविंग ए मॉर्टल लाइफ, हमारी जो लाइफ है मॉर्टल है, फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। तो इमॉर्टल होती है जो ना ख़त्म होने वाली हो। फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जी। बचपन की वो पुरानी बातें जो हैं उनको याद करते हुए मिल्टन जो कहता है, ये एक बहुत ही फिलोसफिक किस्म का ये टॉपिक है। और ये टू माय जजमेंट ये ऐसा है नॉट वर्थ मेंशनिंग, इसमें जितना ज़्यादा इस पे वर्क किया गया है वो दैट वाज नॉट वर्थ द ट्रबल। तो ये खुद भी मिल्टन ने इसको ट्रबल एक्सपीरियंस किया है, और आगे जो है हमें भी उसने एक ट्रबल में डाल दिया है कि हम ज़ाती तौर पे आई डोंट फील कि ये कोई ऐसी बात है जिसके लिए इतनी लंबी पोएम लिखी जाती, और ऐसी फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी जो इसने प्रेजेंट की है, दैट इज़ आल्सो अ पोर फिलॉसफी। ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी भी नहीं है, ये उसकी अपनी अटैचमेंट थी जो कि उसने उसको इस तरफ लीड किया है, और जो उसने महसूस किया है फिर उसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो है एक नई किस्म की बात है जो कि नॉर्मल लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानते भी नहीं हैं, और उस तरफ जो है ताहम जिस तरह से उसने इसको कोशिश की है, वी सी कि वर्ड्सवर्थ जो हैं अपनी सारी आर्ट और स्किल जो हैं इस मुश्किल मैसेज को कन्वे करने के लिए हम तक वो मतलब उसको अपनी आर्ट और स्किल को यूज़ कर रहा है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा भारी वज़न हो, बोझ हो, और कोई इंसान अपनी पूरी फ़ोर्स से उसको लगा देता है कि इसको लिफ्ट करने के लिए, या टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपनी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए। तो जितनी इसने मिल्टन ने इस पे अपनी एनर्जी जो है वो की है, अब इसके स्टैंज़ा के हवाले से देखें कैसा जो है एक लाइन बड़ी है, फिर छोटी है, उससे छोटी है, और इस तरह से बहुत ही उसने हर तरीके से अपना आर्टफुलनेस इसमें ऐड की है। लेकिन फॉर व्हाट, जिसके लिए किया है दैट वाज नॉट वर्थ, ठीक है, वो ऐसा नहीं था। कहना ये चाह रहा है कि जब बच्चा, जब इंसान जब दुनिया में आता है तो बहुत छोटा होता है, तो वो दुनिया के मामला से इतना फैमिलियर नहीं होता। उसका पूरी अटेंशन जो है वो उसकी वो जिस दुनिया से वो आया होता है उसकी तरफ होती है। वो चूँकि वो नया-नया वो जो है एक हेवन से आया होता है, वो हेवनली ग्लोरी से वो फ़ैमिलियर होता है। तो वो जो है उसी की तरफ उसका ध्यान होता है, वो उसी वर्ड को पहचान रहा होता है। ये दुनिया जो है उसके लिए एक नई होती है, इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। तो वो जो है यानी 100% व्हेन ही कम्स इनटू द लाइफ, तो उस वक़्त जो है उस हालत में वो उसका पूरी अटैचमेंट जो है वो हेवनली ग्लोरी यानी आसमानों से जिस दुनिया से वो आया है, उसके साथ होती है, और ये दुनिया उसके लिए मुकम्मल तौर पर स्ट्रेंज होती है। और जैसे-जैसे वो बच्चा ग्रो करता है इस जो है माहौल में, वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो है वो हेवनली वर्ल्ड की जो ग्लोरी है, उसका जो प्लेज़र है, उसकी जो खुशियाँ हैं, वो कम होती जाती हैं, और ये दुनियावी खुशियाँ जो हैं, इसकी इमिटेशन, इसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए कुछ एविडेंस देता है, एक 6 साल के बच्चे की वो मिसाल देता है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो सारी पोएम में वही दरख्तों की वो जैसे कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं की वो बहुत ज़्यादा जो है उनको मेंशन करता है कि दिस इज़ हिज नेचर। तो वो एंड में वही सर ये ये एड्रेस किसके साथ कर रहे हैं? हाँ? एड्रेस जो है हाँ, ये आपने कहा एक है हाँ, ये जो है ओड जो है ये एड्रेस कर रहा है
वो मेरे ख्याल में हम कर तो शायद इंसानों से ही रहा है, हम यानी हम आम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम ही को वो एड्रेस कर रहा है। तो लेकिन वो इसमें अब हमें अपनी वो एक फ़िलॉसफ़ी जो उसके ज़हन में एक ख़्याल जो है, वो हमें बता रहा है, ठीक है? तो हम अगरचे कि उसके सामने नहीं हैं, जी, लेकिन वो हमारे लिए एक मैसेज छोड़ा जा रहा है। वो जो है अपने सामने एक मंज़र उसने क्रिएट किया हुआ है, उस मंज़र से वो जो है, वो डिस्कस किया जा रहा है, जो कुछ उसके सामने वो है। तो उसके जी, सामने क्या है? बेबी है, बच्चा है और हेवनली जो खुशियाँ हैं, वो एक सीन है, उसी को वो डिस्क्राइब करता जा रहा है। तो कहने का उसका मकसद ये है कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि हम देखते हैं, हम स्टार हैं, माउंटेन है और इस तरह की जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें जो हमारी हकीकी खुशी है, उसकी तरफ हमें रिस्टोर करते हैं। हमारी अटैचमेंट इनके साथ जो है, वो हमें उस मुकाम पर लेकर आ जाती है, जहाँ तक यानी उदासियों की और आँसुओं की रसाई नहीं होती है, तो हम नेचुरली उस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है, अभी ये देख लें कि मैसेज है उसका, आई डोंट थिंक ये कोई बर्थ मेंशनिंग है, उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो अपनी आर्ट के हवाले से, अपनी स्किल के हवाले से फिर जो है, वो अपनी एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखा के चला जाता है। बट दिस टाइम आई डोंट जी, थिंक कि ये जो है उसने कोई बड़ी अच्छी, कुछ लोग इसमें लिखा है कि एक बड़ी अच्छी पोएम है, जैसे कि रवायत है, लोग लिख देते हैं। और कुछ ने इस पे तनकीद भी की है। बहुत से उसके अपने जो हैं जो एज फेलो थे, उन्होंने इस पे इसको कहा है कि ये फ़िलॉसफ़ी ऐसी जो है, ये बहुत अच्छी फ़िलॉसफ़ी नहीं है। ये इस तरफ रेफ़रेंस किया गया। इस पे क्रिटिकल कमेंट्स हैं। तो कुछ ने जो है इसको बहुत अच्छा किया है। ताहम आई एम वन ऑफ दोज़ जो कि इसको इस बेस पे कि इट वाज़ नॉट समथिंग कि जिस पे इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स ही, काश कोई ज़्यादा अच्छा टॉपिक होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। एनीवे, जी, ये उसकी पर्सनल जो है शायर की ओपिनियन है, जो कि किसी भी और की नहीं है। कोई भी और इस तरह से ठीक है, लव फॉर द नेचर इज़ गुड थिंग। लेकिन ये जो उसने कहा कि अपने उसके जो फीलिंग्स हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा जब जब बंदा दुनिया में आता है तो उसकी फैमिली अटैचमेंट होती है, फिर ऐसा ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये जो मॉडर्न मैन है इसमें आ जाता है। एनीवे, लेट्स सी। जी, देयर वाज़ अ टाइम, एक वक़्त था, व्हेन मेडो, जब ये चरागाहें, ग्रोव्स एंड स्ट्रीम्स, ग्रोव भी जो हैं ये दरख्त होते हैं, एंड स्ट्रीम और नदी, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, और हर नज़ारा जो है, टू मी डिड सीम, मुझे लगता था, अप्रैल्ड इन इलेस्टियल लाइट। अप्रैल मीन कवर किया हुआ, ढांपा हुआ, यानी पहने हुए। जैसे एक ज़माना था, ये सब कुछ ऐसे था जैसे ये हेवनली लाइट जो हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हो, या हेवनली लाइट ने, यानी इसका मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ब्लेस्ड थी, ठीक है। द जी, ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, तो ये जो है शान और शौकत और वो ख्वाब की ताजगी। इट इज़ नॉट नाउ, अब नहीं है, एज इट हैज़ बीन ऑफ योर, जैसे कि ये कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं है। ये शायद जो है अपने आप से बात शायद कर रहा है कि जब वो दुनिया में आया था, तो तब जो है वो उसकी जो खुशियाँ जो थी, जो हेवनली जो अटैचमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा थी। अब शायद ऐसी नहीं रही, ठीक है। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, योर जो है ये ओल्ड टाइम है, यानी वो जो उसकी ज़िंदगी के जो पहले जो दिन थे, जो वक़्त थे, उस तरह की खुशियाँ अब नहीं हैं। टर्न व्हेयरसोएवर आई मे, मैं जिस तरफ भी रुख करता हूँ, बाय नाइट और डे, दिन हो या रात, द थिंग्स व्हिच आई हैव सीन, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आई नाउ आई नाउ कैन सी नो मोर, अब मैं उनको मज़ीद नहीं देख सकता। यानी वो जो बचपन की खुशियाँ हैं, वो अब मुझे रिस्टोर नहीं हो रही हैं। ये बात किसी हद तक ठीक है, हमें मानना पड़ता है कि बचपन में इंसान जो है वो ज़्यादा फ्री होता है, ज़्यादा आज़ाद होता है, केयर फ्री होता है, उसकी परेशानियाँ कम होती हैं। लेकिन उसकी जो वजह है वो ये शायद नहीं होती, जो उसने बयान की है कि वो आसमान से आया हुआ है, उसकी हेवनली अटैचमेंट है, उसको हेवनली वर्ल्ड याद होता है। जबकि मोस्टली बहुत सारों का ख़्याल ये है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जब दुनिया में आता है, तो वो उसकी जो मेमोरी होती है वो एक बिल्कुल ब्लैंक होती है, अनरिटन होती है, उसपे व्हाइट पेपर की तरह होती है, जिस पे कोई निशान, कोई दाग-धब्बा कुछ नहीं होता। एंड दिस इज़ द व्हाइट पेपर दैट वी स्टार्ट राइटिंग ऑन इट।
फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन हम एक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर ऐसा ऐसा जो है हम उनको जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद की जो हमारी लाइफ है, इमिटेशन यानी लर्निंग जो है, हम दूसरों की नकल करते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको अपनाते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन नकल को भी जी कहते हैं, यानी आपको ये एक असली चीज़ की जो नकल तैयार की जाती है उसको भी इमिटेशन कहते हैं। हम कहते हैं द रेनबो कम्स एंड गोज, हम ये हैं ये कौसे कदा जो है बनती है ख़त्म हो जाती है, एंड लवली। अब यहाँ पे आर जो है ये कैपिटल किया हुआ है, ठीक है। इसको कॉमन वर्ड था, नहीं होना चाहिए था। रोज़ का आर भी जो है कैपिटल किया हुआ है। तो मे बी दिस इज रेफरिंग टू कि ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो हेमनली, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो खुशियां हैं, जो आज़ादी है जो पहले थी, जब जिस दुनिया से आए हैं, ये शायद उसकी तरफ जो हैं ये रेफर कर रहे हैं। सो दे मे नॉट बी द रोजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये हो भी सकते हैं कि उसकी जो ग्रेट अटैचमेंट शायर की इनकी तरफ, पूरी तवज्जो इनकी तरफ है, और वो चाहता है कि हम भी इनकी तरफ पूरी तवज्जो दें, तो शायद इस रीज़न से उसने ये वर्ड जो है कैपिटल कर दिए हैं। या हो सकता है अनइंटेंशनली, इसका कोई मतलब भी ना हो सिरे से, तो उसने इनको कैपिटल कैपिटल लिख दिया है। तो रेनबो कम्स एंड गोस, रेनबो बनती है, ख़त्म हो जाती है, एंड लवली इज रोज, और जो फ्लावर होता है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। द मून डूस विद लाइट, और चांद जो है वो भी खुशियाँ बखेरता है यानी चमकता है। लुक राउंड, गोल दिखाई देता है हर। When the heavens are bare, जब आसमान साफ होते हैं तो उस वक्त चांद भी जो है वो चमक रहा होता है, अपनी ग्लोरी जो है वो दिखा रहा होता है। वाटर्स ऑन ए स्टारी नाइट, तो पानी जो है वो चांदनी रात में या तारों भरी रात में, आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, यानी ज़मीन में जो पानी होते हैं, नदियाँ जो होती हैं जिनमें हो सकता है ये मून वगैरह के जो रिफ्लेक्शन पड़ता हो, या पानी जिन पर चांद और सितारे चमकते हैं, दे ऑल लुक ब्यूटीफुल। द सनशाइन इज़ अ ग्लोरियस बर्थ, और फिर ऐसे में जब रात ख़त्म होती है, सूरज तुलू होता है, तो दैट इज़ ग्लोरियस बर्थ ऑफ लाइट, आप कहेंगे। बट येट आई नो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, वेर एवर आई गो, जिधर भी जाऊँ, दैट देयर पाथ्स passed away, there hath passed away glory from the earth, कि इनकी ज़मीन की ग्लोरी है वो ख़त्म होती जा रही है। ये कहने का इसका मतलब ये है कि एज ही इज़ हिमसेल्फ ग्रोइंग इनटू मैनहुड, चाइल्ड में ग्रो कर रहा है, तो डे बाय डे वो ये देखता है कि वो जो चीज़ों की जो कि खूबसूरती है उसमें कमी आती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इन चीज़ों की तरफ कम तवज्जो देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अटैचमेंट इन चीज़ों के साथ ज़्यादा होती है, हम इनको ज़्यादा गौर से देखते हैं, हम इनको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जैसे जैसे जो हम बड़े होते हैं, ऑक्यूपेशंस ऑफ लाइफ जो हैं वो, उनमें वैरायटी आ जाती है, वो हमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो वंस अगेन मैसेज इज़ द सेम, दैट यू आर वेल, इन समय वो कह रहा है कि हम यहाँ वी गॉट टू बिजी। जैसे वो कहते हैं वो हमारी जो लेजर वाली पोएम है कि व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हम मसरूफ हो गए, हमारे पास वक्त नहीं है इन चीज़ों को देखने का। तो यही चीज़ मैसेज है, वो पोएट भी यही कह रहा है कि हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है, हम मसरूफ हो गए हैं, हम इन चीज़ों की तरफ देख नहीं रहे हैं, या इनको इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जितना हम बचपन में एंजॉय किया करते थे। तो इस हवाले से इनकी जो ग्लोरी है उसमें कमी आती जा रही है। So this is not the fault of the natural objects, it's the fault of the human behavior, that man is suffering more from his miserly condition. उसके बाद ये देखें, इसमें भी ये देखें ये वाला स्टैंजा कैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और कैसे एंड हुआ है, आप इसको देखें। और ये वाला स्टैंजा जो है ये भी, हाँ, ये लाइन ऊपर इसने सेपरेट कर दी है। ये स्टैंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से लेकर ये 3 लाइन आ गई। ये कोई अच्छी शक्ल नहीं बन रही है इसकी, ठीक है। तो एनीवे अगर तो ये लाइन इसके अगर तो इसके में जो मीनिंग थे इसके साथ अटैच है, मोर 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 कहीं भी जो है
नहीं, इसकी जो है कोई जो है जो फॉर्म जो है जो पहले स्टैंज़ा की या दूसरे की बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उससे। उसके बाद फिर हम एक नई लाइनें देखते हैं टोटली कोई हमें कोई राइमिंग स्कीम हो सकता है कोई सिंगर इसको बराबर रेस्टोर कर दे, ये लाइन तो बहुत ही लंबी है, ठीक है? तो इसको पोएट्री को जो दिखना भी ऐसे चाहिए कि जैसे कि ये एक पोएटिक फॉर्म है। तो इसमें हमें वो चीज़ में उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। Now, while the birds thus sing, जब के परिंदे जो हैं वो गीत गाते हैं, joyous song खुशी वाला गीत, and while the young lambs bound और जब भेड़ का बच्चा जो है वो छलांगे मारता फिरता है, as to the tabor sound, tabor जो है एक किस्म का जो है तबला सा है, ठीक है? जैसे तबला बज रहा हो और जो है लोग नाच उठते हैं, इस तरह से जो है जो जो साउंड जो हैं जो नेचर ने क्रिएट की हैं उनको सुनते हुए द लैम्प जो है कि दैट इज सो हैप्पी दैट इट स्टार्ट्स जंपिंग। बाउंड का होता है चारों जो है पाँव उठा के छलांग, जो जानवर होते हैं चारों पाँव जमीन से उठा लेते हैं तो दैट इज बाउंड। नॉर्मली हिरन जो हैं वो इस तरह से छलांगे मारते हैं, तो हिरन की छलांग को बाउंड कहते हैं। टू मी अलोन, मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, ऐसी खुशी खुशी के मौके पे मेरे दिमाग में कोई परेशानी जो है वो जन्म लेती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। यानी मुझे जो है दुनिया की जो सोच है वो मेरे दिमाग में कहीं आ जाती है, वो मुझे उदास कर देती है। टाइमली अट्रेंस गेव दैट थॉट रिलीफ, तो फिर जो है सही वक्त पे जो नेचर ने जो है कोई साउंड जो क्रिएट करती है या जो इस तरह का कोई मंजर जो मुझे दिख जाता है तो वो मुझे रिलीफ फ्रॉम करता है, मुझे मेरी सोच से एंग्जाइटी से परेशानी से आज़ाद कर देता है। एंड दैट इज़ अ हैप्पी फीलिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड द सीन्स ऑफ नेचर। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, तो अगर ऐसा होता है तो फिर मैं दोबारा से स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। द कैटरैक्ट्स ब्लो एंड देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप, कैटरैक्ट्स जो हैं ये आबशारें होती हैं, तो ऊपर से ऊंचाई से गिरता हुआ पानी है, तो वो जो है वो साउंड पैदा करता है। फ्रॉम द स्टीप, ये पानी ऊंचाई से गिरता है और साउंड पैदा करता है। नो मोर शेल ग्रीफ ऑफ माइन द सीजन रॉन्ग, मेरी जो खुशी है उसको कोई चीज़ जो है वो गलत साबित नहीं कर सकेगी, यानी कोई ग्रीफ उस पे हावी नहीं आ सकेगा। नो मोर शेल ग्रीफ ऑफ माइन, मेरे अंदर का कोई दुख जो है वो इस खुशी के सीज़न को कम नहीं कर सकेगा, यानी मुझसे ये कोई खुशी नहीं छीन सकेगा। आई हियर द इकोस थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग जो होता है ग्रुप होता है वो उसी चीज़ों का या लोगों का जो इकट्ठा हो जाता है, तो वो कहते हैं मेरे इर्द गिर्द जो है जो आवाज़ों का हजूम है या माउंटेन्स का जो हजूम है वो जो है द विंड कम्स टू मी, हवा मेरी तरफ आती है फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, यानी स्लीप तो वैसे जो है नींद को कहते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट पीसफुल कंडीशन है उसको कहते हैं। तो विंड जो यानी पीस की वादी से स्लीप की वादी से जो हवा मेरी तरफ चल के आती है वो भी मुझे खुशियाँ देखती है, मुझे कवर करती है। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, और इस सारे माहौल में ज़मीन का माहौल खुशगवार है। लैंड एंड सी, ज़मीन पर भी खुशियाँ हैं, सी समुंदर पर भी खुशियाँ हैं। और गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी, और सब जो हैं वो खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को जॉलिटी के हवाले कर दिया है, यानी खुशियों के हवाले कर दिया है। एंड विद हर हार्ट ऑफ मे, और ज़मीन जो है अपनी हार्ट के साथ यानी मई के महीने में जो खुशियाँ होती हैं उनकी तरफ डूथ एवरी बीस्ट कीप हॉलिडे, ऐसे लग रहा है जैसे कि हर कोई जानवर जो है वो छुट्टी मना रहा हो। दाऊ चाइल्ड ऑफ जॉय, तुम खुशी के यानी खुशकिस्मत बच्चे, ये अपने आप को ये कह रहा है कि तुम नहीं, ये आगे कोई और बच्चा है, शेफर्ड बॉय है। तो यहाँ पे जो है वो ये कह रहा है कि माहौल ऐसा है, हर चीज़ खुश है, पानी की आवाज़ है, ज़मीन पे भी खुशियाँ बिखरी हुई हैं, पानी की सतह पे भी खुशियाँ बिखरी हुई हैं। ऐसे माहौल में एक शेफर्ड बॉय जो है वो भी खुशी का कोई गीत गा रहा है, यानी कोई जो भी आवाज़ निकालता है उसमें भी खुशी से भरपूर है। शाउट राउंड मी, वो शेफर्ड बॉय को कह रहा है कि तुम जो हैं मेरे करीब जो हैं
ये क्योंकि शेफर्ड बॉय की आवाज़ में खुशी का तासर है, तो वो कह रहा है कि तुम मेरे पास जो हैं आओ और मुझे खुशियों से मुतारफ़ कराओ, यानी खुशियाँ मेरे पास लेके आओ। शेफर्ड बॉय के पास होने से उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेट मी हियर दाई शाउट्स, मुझे अपनी वो जो शेफर्ड बॉय जो हैं, जो अपनी शाउट्स आवाज़ या गीत जो है वो क्रिएट करते हैं, तो वो खुशियों से भरपूर है। तो शायद जो है इनवाइटिंग हिम टू हिज कंपनी, कि वो जो है दिल में सोचता है कि वो उसके पास आ जाए और वो खुशी, ताकि शायद जो है ज़्यादा शेफर्ड खुशियाँ बॉय जो है है वो कौन एंजॉय करें। एक्चुअली? कोई एनीबॉडी, एनी सिंपल पर्सन। शेफर्ड बॉय जो हैं, अच्छा, जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं पहाड़ों में। किसी को जी ऐसे जी। खूबसूरत माहौल में शेफर्ड बॉय देखा होगा, उसकी आवाज़ सुनी होगी, वो खुशी से गीत गा रहा होगा या अपनी भेड़ बकरियों से मुखातब कर रहा होगा, तो वो जो है एक्सप्रेसिंग इज हैप्पी फीलिंग्स, और ये शायर को बड़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि शेफर्ड बॉय उसके पास आके तो जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करे और शायर उनकी खुशियों से लुत्फ़ हो। जी ये ब्लेस्ड क्रीचर्स, तुम जो हैं खुशकिस्मत मखलूक़ात, ठीक है, मखलूक। आई हैव हर्ड द कॉल, मैंने आवाज़ को सुना है। ये टू, अब ये देख लें, ये स्टैंज़े जो हैं ये बहुत ही कोई एबनॉर्मल सी इनकी सूरत हाल है। जी जी। कहीं कोई ऑर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो दिस इज़, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। होगा, लेकिन फ्रॉम ए क्विक लुक, जल्दी क्विक लुक से हमें कोई इसमें ये वाली जो है यहाँ पे से तो शायद ठीक है, इसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन प्रीवियसली जो है वो इसमें कोई इसकी जी बनावट बहुत अच्छी नहीं है। Ye blessed creatures, I have heard the call. Ye to each other make I sing. तुम जो है एक दूसरे को जो आवाज़ें देते हो, ठीक है। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि वहाँ पे क्या डिफरेंट बर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, नदियाँ हैं, जो भी आवाज़ें वहाँ पे हैं, वो कहता है इन चीज़ों से जो तुम एक दूसरे को पुकारते हो, तुम्हारी इन पुकारने में खुशियाँ हैं। आई सी, मैं देखता हूँ। The heavens laugh with you in your jubilee. तो वो अच्छा, ये एक जो है ये हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये एक जन्नत का एक नमूना है, ठीक है। यानी ये बताते खुद जी हैं, जो हेवनली जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल सीन्स जो हैं, ये एक जन्नत की कॉपी है। हमें ऐसे ही है जैसे ये जन्नत है, तो इनके करीब रहना, तो वो जो हैं, जो वो लॉस्ट वर्ल्ड जो है, जो हमने खो दिया हुआ है, उसको रेस्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये शायर ये कहता है कि हमें ये जो जो हैं, ये जो दुनिया जो हमें इसकी आवाज़ें जो हैं, इसके मनाज़र जो हैं, ये बिल्कुल ये हेवनली लव्स हैं, ये यानी खुदा के क्रिएट किए हुए हैं। ये उस जो दुनिया है जहाँ से हम हमारा ओरिजिनली तल्लक है, जहाँ से हम आए हैं, ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये उसी की तस्वीर है, उसी की कॉपी है। माई हार्ट इज़ जी एट योर फेस्टिवल, मेरा दिल भी तुम्हारे साथ यहाँ खुशियाँ मनाता है। माई हेड हैथ इट्स कोरोनल, तो वो कहता है मैं महसूस करता हूँ कि मेरे सर पे जैसे ताज हो, जैसे मैं बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ऑनर हो, ठीक है। यानी जी यहाँ पे कुदरती मनाजर और इन ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के करीब होना, ये एक इंतहाई खुशी वाली बात है। ऐसे ही है जैसे किसी के सर पे ताज हो और इंतहाई सेटिस्फैक्शन उसको मिली हो। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, आई फील इट ऑल। अच्छा, ये जो फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, तुम्हारी ब्लिस जो है यहाँ पे खुशी है, यानी मुकम्मल बड़ी खुशी जो है मैं इसको महसूस करता हूँ। ओ इवल डे, इफ आई वर सलन, अब वो जो है इवल डे जो है, ये उसकी जो ये मॉडर्न कंडीशन है, जो जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, जिसमें वो ग्रो कर चुका है, यानी डिप्राइव्ड कंडीशन है। अब उसने हेवनली जो ब्लिस जो थी उसको खो दिया हुआ है, तो ईवल डे है उसके लिए। और सलन होता है यानी उकताया हुआ, बदमजाज। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज अडोर्निंग, जब ज़मीन जो है अपने आप को खूबसूरत को बनाए फिरती है, तो इससे हम अपना तल्लक ना रखें, तो इट इज़ लाइक एन ईवल डे, ठीक है। तो इट इज़ लाइक बीइंग सलन। अगर ये हमारी जो नेचुरल जो ब्यूटी है, जो जो नेचुरल सीन्स है, हम खुशियाँ लिए हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, हम इनको तरफ तवज्जो नहीं देते, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ हमारा जो बिहेवियर है, ये दैट्स नॉट, ये बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है।
इसमें दैट इज फुल ऑफ लॉस, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कोई खुशी वाली बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, ये मई का महीना है और ये खुशियां हैं, सुबह का वक्त है। एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों से मुराद हो सकता है एवरी लिविंग थिंग जो है, जो कि वहाँ पे प्ले कर रही है, या मे बी इतने वीराने में बच्चे कहाँ आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो बच्चे जी हैं, बच्चों की जो खुशियाँ हैं वो बहुत आम हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोएम में जो मेंशन किया जाएगा वो बच्चे ही होंगे। लेकिन पर्सनली आई बिलीव ये बच्चों से मुराद नहीं है, शायद वो जो है जो भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हर किस्म की खुशी, बर्ड्स हैं, एवरी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो हैप्पी है, बिकॉज दैट इज सो नियर टू द नेचर। तो यहाँ पे चिल्ड्रन का जो मेंशन करना ये थोड़ा सा ओड है ये, लेकिन शायद शायद कुछ और कहना चाह रहा है ये, मतलब यहाँ पे उसके ओरिजिनल बच्चे नहीं हैं। लेकिन चूंकि इसका जो फोकस है वो न्यू बॉर्न बेबी है, तो इसलिए शायद वो चिल्ड्रन ही की तरफ इशारा कर रहा। ऑन एवरी साइड, हर जी तरफ बच्चे कहाँ से आ गए, लेकिन ये शायर को जो है उसकी विजन में, उसके ख्यालों में शायद ये हैं। इन 1000 वैलीज फार एंड वाइड, 1000 तो 1000 कहते हैं, उसमें वैलीज यानी हजारों वादियों में बहुत से बच्चे हैं, फार एंड वाइड दूर दराज। फ्रेश फ्लावर्स, अब वो कहता है कि यहाँ पे उनमें फूल हैं, वाइल द सन शाइन्स वार्म, और सूरज नहीं है वो खुशियाँ बखेरता है, शाइन वार्म मीन तस्कीन देता है, खुशियाँ देता है। एंड द बेब, इस माहौल में द बेब लिव्स ऑन हिज मदर्स आर्म, और छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ के बाजू पर जो है वो खड़ा हो जाता है, लीप यानी जंप मारता है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, आई हियर विद जॉय, खुशी से आई हियर। वांट, देयर इज अ ट्री, एक दरख्त है, ऑफ मैनी, बहुत सारे दरख्तों में से एक, वन, अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, एक खेत है जिस पर मैं, जिसकी तरफ मैं देखता हूँ। बट ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, लेकिन उसमें कुछ पैगाम है जो कि अब नहीं रहा, दैट इज गॉन, यानी खुशी का पैगाम है, बहुत सी चीजें लेकिन जो कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ नहीं रही। दी पैंसी एट माई फीट, वो कहता है मेरे कदमों में एक पैंसी फ्लावर है। डूथ द सेम टेल रिपीट, वो भी यही पैगाम देता है, खुशियों का पैगाम देता है। विदर इज फ्लैड द विजनरी ग्लीम, वो खुशी, वो चमक, वो जो है यानी ख्याल की खुशी, वो जो ना समझ आने वाली जो खुशी थी, ये जो है उसका लिंक विद द हेवनली वर्ल्ड, जो जहाँ वो दुनिया जिससे हम आए हैं, दैट इज फुल ऑफ हेवनली ब्लिस। तो वो कहते हैं वो कहाँ चले गए, वो कहाँ हैं, अब वो नहीं है। तो वो जो है ये फ्लावर जो है ये हमें उसको रिमाइंड कराते हैं, उस अच्छी खुशी को हमारे रिमाइंड कराते हैं। ये यानी है तो अब भी ये फ्लावर जो हैं वो तो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो हेमनली जो प्लेजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारी जो है बिजनेस जो है वो हमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो हम इन चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, तो हमारी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो जब परेशानियां बढ़ती जाती हैं देन वो हेमनली ब्लिस जो है वो हमसे ओझल हो जाती है। हमारे विजन ही नहीं रहते, हम कोई सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम तो हम ज़हनी तौर पे आज़ाद होंगे तो हम जो हैं वो हेवनली जो ब्लिस जाएंगे या उससे उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। वेयर इज इट नाउ, आप कहाँ चला गया, द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो ख्वाब, वो शान और शौकत अब कहाँ है। मतलब इसका है वो वर्ल्ड जिससे हम आए हैं, अब वो कहाँ चला गया। दैट वाज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट वाज द सोर्स ऑफ पीस फॉर अस। तो ये जो है इसमें हाँ, दूसरी पोएम्स की निस्बत जो है डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो है वो बहुत फैंटास्टिक है, बड़ा अच्छा है। जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ते हैं वैसे वैसे जो है डेवलपमेंट थॉट जो है वो आगे जा रही है। इससे पहले हमने लीस्ट गैदरर पढ़ी थी तो दैट वाज टू स्लो, जैसे ये इसका हम अच्छा टेम्पो अ लिटिल फास्ट। ये जो वर्ड्स के साथ साथ जो आइडियाज़ की डेवलपमेंट है वो कदरे बेहतर है, वर्ड से कुछ ज़्यादा जो हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो फास्ट है, डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। अगर थोड़ी सी स्लो कर दे तो हम इसको और ज़रा पीसफुली इसको एंजॉय कर सकें। एनीवे,
Our birth is but a sleep and a forgetting. हमारे जो दुनिया में आना है वो ऐसे ही है जैसे को नींद हो और फॉरगेटिंग। इसका मतलब है कि हमारा बर्थ जो है उस वक्त हमारे जो दिमाग में वो यानी हमारी जो मेमोरीज होती हैं दैट इज़ फुल ऑफ हेवनली, जो सीन्स होते हैं, जो प्लेजर्स होते हैं, उनके सारे सिंबल जो हैं हमारी मेमोरीज में होते हैं, वो सारे सीन जो हैं हमारी मेमोरीज में होते हैं। तो ये भी जो है ये पोइट कहता है। और हमारी हालत उस वक्त ऐसी होती है जैसे कोई नींद से जाग रहा हो, जैसे कोई ख्वाब से बेदार हो रहा हो, उस वक्त हमारी हालत ऐसी है। और जब हम नींद से बेदार हो जाते हैं तो हम अपने ख्वाब जो हैं उनको भूलना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो है फिर हम हकीकी दुनिया में जो दुनिया हमारे सामने होती है हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो है वो कह रहा है कि जी जो बेबी है उसके ज़हन में जो पूरी क्लियर पिक्चर ऑफ हेवन होती है वो मौजूद होती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो हेवन की जो क्लियर पिक्चर होती है वो फेड होनी शुरू हो जाती हैं। द सोल दैट राइजेस विद अस, रूह जो है जो हमारे साथ ही जन्म लेती है, आवर लाइफ स्टार, वो हमें गाइड करने वाली होती है, हमारी ज़िंदगी का सितारा होती है। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, और फिर वो कहीं बाद में जैसे हम बड़े होते हैं तो वो कहीं और तरफ जाए के वो गुरूब होना, हमारी ज़िंदगी का रहनुमाई करने वाला सितारा जो है वो गुरूब होना शुरू हो जाता है। एंड कमेथ फ्रॉम अफार, और जो है दूर से जो है वो आता है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, मुकम्मल फॉरगेटफुलनेस नहीं होती। ये फॉरगेटफुलनेस जो है ये जो है जो हेवनली जो वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है जिस तरफ से हम आते हैं, वो हमें मुकम्मल तौर पर भूला हुआ नहीं होता। और वो ज़रूर जो होती हैं जो कि इसको सिम्बलाइज़ करती है, वो स्टार की तरह हो जाती है, और जो कि ऐसा-ऐसा स्टार जो है आपको पता फेड हो जाते हैं। तो वो स्टार जो कहता है जी दैट क्रिएट्स अ डिस्टेंस, वो दूर होता चला जाता है। तो फिर भी वो कभी न कभी वो हमारी तरफ जो है वो रहनुमाई और खुशी का बायस बनता है, वो हमारी तरफ आता है दूर से। यानी हमारी जो फॉरगेटफुलनेस है, उस फॉरगेटफुलनेस से कहीं बहुत दूर से हमारे अंदर से हमारी रूह जो होती है हमारे लिए फिर कोई खुशी हमारे लिए ले आती है, जिसकी यानी वो वर्ल्ड जिसको हम अभी भी मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पाते हैं, एंड तक मुकम्मल तौर पर नहीं भूल पाते हैं, अगरचे कि बहुत सारा उसका जो पार्ट है वो हम भूल चुके होते हैं। एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और मुकम्मल तौर पर नहीं है जो कुछ हमारे सामने मौजूद होता है उसकी मौजूदगी में, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, और हम जब दुनिया में आते हैं तो साथ जो हैं क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी लेके आते हैं, यानी हमारे साथ खुशियाँ, वो हेवनली जो ब्लिस है, जो खुशियाँ वो हमारे साथ साथ ही दुनिया में आती हैं फ्रॉम गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से। यानी जब हम दुनिया में आते हैं तो आसमानों से खुशियाँ और अपने अपने साथ लेके आते हैं, और फिर ऐसे-ऐसे वो खुशियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। हु इज़ आवर होम, ठीक है? जो हमारा फ्रॉम गॉड, गॉड जो है यानी जहाँ से हम आते हैं वो हमारा ओरिजिनल होम है, यानी हम ये दुनिया हमारा आर्ज़ी ठिकाना है। असल दुनिया वही है जिस तरफ से हम आए हैं और जिस तरफ हमने जाना है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, तो हमारे जो है इन्फेंसी, जब हमने बोलना चालना नहीं शुरू वो कि शीर खारगी की जो उम्र होती है, बहुत छोटी उम्र जो होती हैं उसमें हेवन लाइज अबाउट अस, यानी हमारे इर्द गिर्द हेवन होता है, हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ होती हैं इन आवर इन्फेंसी, हमारे ख्यालों में। Shades of the prison house begin to close, और ये जो है हमारी जो बॉडी है इसके जो शेड्स हैं ऑफ द प्रिजन हाउस, ये हमारी बॉडी है जिसमें ये सारी खुशियाँ जो हैं वो एनक्लोज होनी शुरू करती हैं, बिगन टू क्लोज, और ये जो हैं ये सारी खुशियाँ जो हैं बंद होना शुरू हो जाती हैं, यानी हाइड होना शुरू हो जाती हैं। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, यानी उम्र के साथ बढ़ते हुए बच्चे पर वो जो खुशियां हैं, जो इन्फेंसी की खुशियां हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और वो बच्चा जो है दूसरे मशागल में मसरूफ़ हो जाता है। बट ही बिहोल्ड्स, बच्चा जो होता है जैसे वो परवरिश पाता है तो वो जो है वो अपनी पहले वाली खुशियाँ भूलना शुरू कर देता है।
बट ही बिहोल्ड्स द लाइट, लेकिन वो उस जो है लाइट को, उस खुशी को नहीं भूलता, उसको देखता है। एंड व्हेंस इट फ्लोज, और ये भी वो याद कर पाता है, यानी उसको भी याद होता है कि वो खुशियाँ जो उसके दिल में जो जन्म ले रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वो ये सारे जो हैं, ही सीज इट इन हिज बॉय जॉय, वो अपनी खुशी में वो इनको मेंशन करता है, ठीक है। ही सीज, वो इनको देखता है, वो मेंशन करता है। द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, यानी उसके जो यूथ है, द यूथ नौजवान जो है, यूथ का मतलब नौजवान आदमी, हु डेली जी फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, वो ईस्ट से फार्दर होता जा रहा है। ईस्ट जहाँ पे सनराइज होता है, और दिस इज द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये जो हैं ये यानी उस तरफ इशारा है, जो एक दुनिया की तरफ, दैट इज फुल ऑफ ब्लिस। क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो हर चीज़ दिखने लगती है, चहल पहल हो जाती है, लोग जाग उठते हैं। तो ये अदरवाइज जब तक, इससे पहले की जो दुनिया होती है, दुनिया सो रही होती है, उसको कुछ होश नहीं होती। जी तो एक्चुअली हम अपनी एक्टिव लाइफ में वी गेट सो बिजी, हम जो हैं वो सब कुछ भूल चुके होते हैं हेवनली लाइफ। उस वक्त तो कहते हैं हमारी एक्टिव लाइफ जस्ट लाइक स्लीपिंग। तो जब जो है हम सूरज निकलता है तो हम तब जागते हैं। तो फिर जो है उस वक्त, यानी हमारा सोना हमारा जागना है, और हमारा जागना हमारा सोना है। तो यूथ जो है वो डेली, जस्ट मिनट, हेलो जी, वालेकुम सलाम। तबीयत खराब, आज नहीं आना? चले चले, ठीक है, कोई बात नहीं, सर ये बता दिए। ओके बेटा, ओके, टेक केयर। अच्छा जी, तो वो मैं बात कर रहा था, द यूथ जो है नौजवान, वो डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, वो अपने ईस्ट से फार्दर होता जा रहा है। मस्ट ट्रेवल, उसको ट्रेवल करना चाहिए। स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, अभी तक वो जो हैं यानी कुदरती चीज़ें जो हैं, मनाज़र जो हैं, वो अभी तक इनका पुजारी है। प्रीस्ट जो है यानी इनको अप्रिशिएट करने वाला है, इनको समझने वाला है, इनको इनकी ड्यू वैल्यू देने वाला है। तो वो नेचर्स का प्रीस्ट है। अभी भी जो है इंसान जो है, जब वो कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट के पास आता है तो वो यानी उनकी तारीफ करता है, और ये कहता है कि उसको वहाँ पे जो है एक खुशी जो है वो मिल रही है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड, और ख्यालों में शानदार ख्यालों में जो कि खुशियों भरे होते हैं, इज ऑन हिज वे अटेंडेड, यानी वो खुशियाँ जो हैं उसके रास्ते में होती हैं, और वो उनको एंजॉय करता है। एट लेंथ, आखिरकार, द मैन परसीव्स इट डाई अवे, और फिर जब वो बड़ा होता है, मैन होता है, वो समझता है कि वो खुशियाँ उससे छिन गई हैं, वो जो है अब उनसे महरूम होता जा रहा है। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और वो जो है हेवनली लाइट जो है वो उसकी रोज़मर्रा की कॉमन लाइट बन जाती है। यानी वो जो है ग्लोरियस लाइट जो है उसको उसको वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसकी एवरीडे लाइट में। यानी इंसान जो है असली खुशियों से वो दूर हो जाता है, और अपनी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी खुशियों में आज की है वो मशगूल हो जाता है। और इसके जो टास्क जो हैं, जो प्रेज़ेंट जो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है जो उसके लिए खुशी का बायस हों। तो वो उसका कॉमन डे में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती हैं। सर अ इसने कहा था ईस्ट से दूर होते हैं, ईस्ट में क्या है? ईस्ट जो है एक्चुअली इट इज़ रेफरिंग टू द वर्ल्ड फ्रॉम व्हिच वी कम, ठीक है? ये हेवन की तरफ ठीक है। जो है वो हेवनली लाइट है, जो ओरिजिनल लाइट है, दैट गिव्स जो है हमें हैप्पीनेस जो है वो देती है। तो इसलिए ईस्ट जो है वो एक यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है वो हेवनली वर्ल्ड को, ठीक है? वो इसने वर्ल्ड को नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही हेवनली लाइट मशरक से सूरज निकलता है तो वो अपनी रोशनी बिखेर देता है, और यहाँ पे दुनिया में चहल-पहल शुरू हो जाती है, खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो एक्चुअली ये जो है जो हमें ये खुशियाँ यानी उसकी ये चहलकदमी, ये सब कुछ रौनक कैसे होती है? ईस्ट की तरफ से। तो ईस्ट जो है वो एक सिंबल है, यानी खुशियों का जो जैसे अब विज़न ऑफ जो है हेवन है उसकी तरफ जो है वो रेफ़रेंस करता है। तो जैसे-जैसे हम बड़े जी होते हैं तो वो हमारी हेवनली लाइट है, वो ऐसे तो सनलाइट है। तो इस सनलाइट को वो हेवनली लाइट कहता है
यानी बेक वक्त ये हेवनली लाइट भी है और ये कॉमन डे लाइट भी है। तो जैसे जैसे ये हमारी मसरूफियत होती हैं, हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, हम नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, खुशियों से महरूम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी हेवन लाइट जो है हमारी वो सनलाइट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो दैट इज अ कॉमन लाइट, दैट्स अ कॉमन डे लाइट। ठीक है। उसके बाद जो है हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर। अच्छा चलें। अब जो है अर्थ जो है फिल्स हर लैप विद प्लेजर ऑफ हर ओन। अब जो ज़मीन जो है वो खुशियों से भर देती है। हाँ, ज़मीन पर जो है वो प्लेजर जो है वो बिखर के है। द अर्थ फिल्स हर लैम्प विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन। यानी ज़मीन जो है वो खुद से, यानी वो इस पे बहुत सी खुशियाँ जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं। यर्निंग शी हैथ एट हर ओन नेचुरल काइंड। और वो जो हैं वो ये ख्वाहिश करती है कि ये नेचुरल किस्म की खुशियाँ वो हों। ठीक है। इसको आगे जी। जाके देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड। और इस तरह से हाँ, ये नेचर जो है ये हमें रिसीव करती है। ये जैसे कोई हम जब दुनिया में आते हैं तो हम ये नेचर जो है ये हमारे मदर्स की तरह है, जो जिसने हमें नर्स करना है, जिसने हमें हमारी परवरिश करनी है। तो ये नेचर जो है ये हमारी परवरिश करती है, ये हमें खुशियों के करीब रखती है। एंड नो अनवर्दी एम। और हमें जो है ये कोशिश करती है कि हमारे दिमाग में कोई गैर ज़रूरी आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप ना हो। अनवर्दी एम हम वो हमारे दिमाग में डेवलप ना हो। दी सर ये होमली कौन कोशिश कर रहे हैं? ये मदर नेचर है। जी। नेचर जो है इसको मदर से वो कहता है। और ये हम आते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं तो उस वक्त जो है हमें नेचर जो है ये रिसीव करती है और ये कोशिश करती है कि हम खुशियों से महरूम ना हों। अनवर्दी आइडियाज़ ने हमारे जहन में दे मस्ट नॉट ग्रो। The homely nurse does all she can। अब ये मदर नेचर जो है हमारे लिए जो कर सकती है ये करती है। ठीक है। हमें हर तरह से, यानी जब हम उदास होते हैं तो हमें ये खुशियाँ देती है, हमारी तसल्ली देती है। टू टेक हर फोस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन। अब ये जो है मदर नेचर जो है जो ये एक जैसे सौतेला बच्चा होता है, ये इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारी केयर करती है, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर तो ये नहीं होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। जैसे ये जो है जिसने हमें हमारी परवरिश करनी है। हर इनमेट मैन, उसका जो है यानी इनमेट जाना पहचाना जो है हम एक मैन बन जाते हैं। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन। और मैं वो ये देख रही होती है कि मैन जो है वो भूल जाता है ग्लोरीज ही हैथ नोन, वो जो खुशियाँ जो जिनसे इसकी वाकफियत थी। यानी इंसान से खुशियाँ छिन रही होती हैं, मदर नेचर ये देख रही होती हैं। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस व्हेन शी केम। और वो जानती है कि वो पैलेस, वो महल, यानी वो शान और शौकत वाली वो दुनिया जहाँ से आया है, अब वो जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है, इसका उससे तल्लक टूटता जा रहा है और मदर नेचर इसको देख रही होती है। बिहोल्ड द चाइल्ड, वो कहता है, मिसाल देता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है ये कहता है कि बच्चे को देखो। अमंग इज न्यू बॉर्न ब्लिस। अभी जो है उसकी खुशियाँ जो हैं न्यू बॉर्न ब्लिस जो है वो कम नहीं हुई हैं। 6 years, 6 साल का बच्चा है, डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज। अभी वो छोटा है, बड़े साइज का इंसान नहीं बना है। सी वेयर अमेड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज। अब उसके पास उसने जो वर्क ऑफ हिज ओन हैंड है, मतलब यहाँ पे ये है कि वो चीज़ें जिनको अपने हाथों से वो यूज़ करता है। हो सकता है वो पेपर है, हो सकता है वो पेंसिल है, हो सकता है कोई खिलौने हैं। तो वो चीज़ें जो उसके विद इन हिज हैंड, उसके हाथ की जो रीच में है, उनकी वो बात कर रहा है। तो वो कहता है बच्चे को देखें जो वो अपनी चीज़ों के साथ है, खेलने की चीज़ों के साथ है। फ्रेटेड, अभी वो खुश है बच्चा जो है अपने
उन चीज़ों में, अपनी उस दुनिया में, अपने ख्यालों की दुनिया में बच्चा जो है वो खुश है। तो फ्रेटेड बाय सालीस ऑफ हिज मदर्स किस, ये जो है सालीस होता है, अटैक होता है, ठीक है। तो माँ जो है अपने जी। बच्चे को इस तरह खेल कूद में मशगूल देखती है, तो उसका उसको प्यार करने को दिल करता है, वो उसको प्यार करती है, लेकिन बच्चा जो है उस वक्त वो अच्छा फील नहीं करता, वो समझता है कि उसके काम में उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। यानी वो जो खुशियाँ जो वो एंजॉय कर रहा था, स्टिल रिमेम्बरिंग हिज पास्ट वर्ल्ड, अपना जो खोई हुई दुनिया जो है उसको याद कर रहा था, तो वो उसमें खोया हुआ जी। था और खुश था। तो फिर जो है तो उसकी माँ का प्यार जो है उसने डिस्ट्रैक्शन पैदा कर लिया, इसलिए ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो यानी उकताहट का इजहार करता है। See at his feet some little plan or chart, और बच्चे ने जो है अपने प्लान, अपने चार्ट, अपने मंसूबाजात जो हैं वो बना रहा होता है। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उसकी जो है जो लाइफ है इंसान, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, यानी उसमें से कुछ वो, जी। यानी वो अपने लर्निंग से वो एक तरतीब लगा रहा होता है, अपनी खुशियों की तरतीब लगा रहा होता है, जब वो कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्नड आर्ट, अब वो जो है जो प्लान बना रहा होता है, जो मंसूबे बना रहा होता है, जो खुशियों को तरतीब लगा रहा होता है, वो अपने नए आर्ट के मुताबिक होता है। यानी अब उसने जो है जो कुछ सीखा है उसके मुताबिक जो है वो अपनी खुशियों को तरतीब दे रहा होता है। और वो उसने क्या सीखा जी। होता है, क्या सीख रहा होता है? वेडिंग और फेस्टिवल। वेडिंग को किस तरह से टैकल करना है, फेस्टिवल को कैसे करना है, मोर्निंग और फ्यूनरल या कोई गमी का कोई मौका होता है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके साथ कैसे चलना है। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, और ये कुछ नहीं है उसका दिल जो है। एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और अब उसका जो सॉन्ग है वो इसके मुताबिक होता है, ठीक है। जो वो सीखता है दुनिया में आके, उसके एक्शन और उसकी खुशियाँ जो हैं उसके मुताबिक हो जाती हैं। देन विल ही फिट हिज टंग, फिर वो जो है अपनी ज़बान से वो अल्फाज जो हैं वो कहना सीखता है, उससे पहले उसको बोलना नहीं आता। तो वो जो है वो अपने जो है अपनी ज़िंदगी को जो तरतीब लगा रहा होता है, तो फिर अल्फाज सीखता है। टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, अपने जो मामलात हैं उन पर बातचीत करने के लिए, वो चाहे मोहब्बत से रिलेटेड हों, स्ट्राइफ उसकी किसी स्ट्रगल से रिलेटेड हों, बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। एट दिस बी थ्रोन असाइड, जब यानी एक वक्त आएगा जब इन सबको छोड़ छाड़ देगा, ठीक है। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, और नई खुशी और नए फ़ख्र के साथ, द लिटिल एक्टर कौन सा, यहाँ पे बच्चा जो है वो इसको उसको लिटिल एक्टर कह रहा है, यानी ये जो छोटा सा बच्चा है अपने काम और मंसूबों को तरतीब लगा रहा है। द लिटिल एक्टर कॉम्स अनदर पार्ट, उसके बाद फिर जो है एक और ज़िंदगी का जो स्टेज पे एक और किरदार जो है उसको मिल जाता है प्ले करने के लिए। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ही इज़ ह्यूमरस स्टेज, और वक़्त के साथ साथ उसके जो हैं किरदार जो हैं वो बदलते जाते हैं, ठीक है। वो शेक्सपियर वाली पोएम जो है मुझे याद आ रही, शायद इसने भी वही पढ़ी हो, द वर्ल्ड ये दुनिया एक स्टेज की मानिंद है। तो वो जो है जो ह्यूमर स्टेज है उस पे जो है उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो आते जाते हैं, वो उनको प्ले करता जाता है, और उसमें जी। वो उसकी जो सक्सेसफुली जो उसके जो प्ले करता है इसमें उसकी खुशी जो है वो डलती जाती है। यानी वो जो हेमनली ब्लिस है वो वर्ल्डली ब्लिस में ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। with all the जी। persons down to palsied age, अब वो जो है लोगों से मिलता है, बहुत से यानी एज के किरदार जो है वो प्ले करता है। with जी। all the persons down to palsied age, बहुत से लोगों से मिलता है या उनका किरदार प्ले करता है। तो पालसीड जो है वो बूढ़े लोग हैं जो कि बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, पालसीड होते हैं, उनके हाथ पांव कांपते हैं वगैरह वगैरह जी। That life brings with her in her equipage, equipage है साजो सामान,
यही कुछ ज़िंदगी अपने साथ लेके आती है, यानी ज़िंदगी के आप ज़िंदगी अपने साथ डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट किरदार जो कि इंसान ने प्ले करने होते हैं, वो लेके आती है। एंड इफ हिज होल वोकेशन, अगर उसका सारा जो है वोकेशन यानी उसका काम जो है वर एंडलेस इमिटेशन, यानी ऐसे है जैसे कि इंसान का जो है सारी ज़िंदगी का जो प्रोसेस है, उसकी सारी ज़िंदगी वो ये है कि उसने दूसरों को देखना है और उनसे सीखना है, यानी इमिटेट करना है जो वो देखता है, उसकी नकल उतारनी है। मतलब ये है कि जो देखना है उसको उससे सीखना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी जो है आगे चलानी है। Thou whose exterior semblance dost abide। ये काफी नहीं है आज इतनी। हेलो, हाँ इसको रोक देते हैं, ठीक है। ये काफी लंबी पोएम है, मैं तो थक गया बोल बोल के। तो इसको जो है जी निशान निशान लगा लें ताकि मैं कल जो है भूल ना जाऊं। और ये जो है मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा स्टैंजा है, कौन सी लाइन है, तो फिर जो है मैं इसको ट्रेस करूंगा। मुझे वर्ड बता दीजिएगा, चलो ये वाले वर्ड बता दीजिएगा, मैं फिर इसको ट्रेस बैक कर लूंगा। तो ये जो जी है यहाँ तक जो है इसको कर लें। इसमें आगे फर्दर भी कोई खास बात नहीं है, इसी तरह की बात है, ठीक है। ये जो जी जी। है जो पोइट वो कह रहा है ये बस बिल्कुल। समझ ही नहीं आता, कभी कुछ बात करने लग जाता, कभी कुछ बात करने लग जाता है। इसीलिए एक तो फिलोसफी जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि दैट इज अनबिलीवेबल ट्रूथ, यानी एक हमें जो जो चीज़ें वो बता रहा है वो सच्चाई के करीब हमें दिखाई नहीं देती। ये क्योंकि हमने जी हमारी सोच ये है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका ज़हन वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वाइट पेपर की तरह होता है, उस पे कुछ भी जी नहीं लिखा होता, ठीक है। ये कहता है कि उसका ज़हन यह पूरी किताब की तरह होता है और भरपूर किताब की तरह होता है। तो ये हमारी जो ऑलरेडी जो जो कंक्लूजन है जो हमने सेट कर रखे हैं, ये उनको डिस्टर्ब कर रहा है। हम ये जो कुछ हमने जी इतनी सारी ज़िंदगी जो चीज़ संभाल के रखी है, यानी हमारे जो आइडियाज़ हैं, हम ये आइडिया के बच्चे की जो मेमोरी है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। ये हम इसको वी आर हमने बचपन से ये इस आइडिया को संभाला हुआ है। अब हम इसी को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। ये उसको चेंज कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं। अब हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है वो एक भरपूर किताब की तरह होता है, उसको सब कुछ याद होता है हेवनली बॉडी के वर्ल्ड जो है उसके मतलब। तो सारे लोग हमारी बातों पे हंसेंगे कि दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है। ऐसा तो होता ही नहीं, कोई हमारे हक में कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये जो है ये इससे हमारी जो पोएट जो कह रहा है उसके आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ में बहुत दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं। अगर वो हमें कन्विंस कर लेता है एंड में जाके, तो फिर हम कहेंगे द पोएट ने तो बड़ी हमारी रहनुमाई की, ही इज़ अ ग्रेट पोएट। जैसे हमारा जी अल्लामा इकबाल है, वो कोई बात करते जाते हैं एंड में जाके कन्विंस कर लेते हैं। तो इसकी सारी पोएम हमें कन्विंस, मुझे तो नहीं लगता कि ये कन्विंस कर पाएगा। तो इसका जी एंड ये होता है, मैं जो ये कहना ये चाह रहा है वो ये है, सारी इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब इसका ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं और जो सीन हैं, ये हमारे हेवनली वर्ल्ड की एक इमिटेशन है, ये कॉपी है। इनके करीब होना यानी ये ही जो है हमारी असल खुशी जो है, वो हमारी हेवनली ब्लिस है। असल खुशी वो है उस दुनिया के करीब होना जहाँ से हम आए हैं, यानी हम खुदा के करीब से आए हैं। वहाँ पे एक हेवन था, हेवन में हम रहते थे, हम उस हेवन से आए हैं। हमने उस हमारी फैमिलियरिटी उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी भी जैसे जहाँ बड़े हो गए हैं, हम उस हेवनली ब्लिस को भूले नहीं हैं। हम जब नेचर के करीब आते हैं, जब हम यूँ समझिए मरी नारायण का गान जब हम जाते हैं, तो वो जो है वो हमारी जो ओल्ड मेमोरीज ऑफ द पास्ट हैं जो कि डिम हो गई हैं, वो रिफ्रेश हो जाती हैं। ये बात हमने इसकी पिछली एक पोएम में भी पढ़ी थी। वो जो टिंटन एबे था वहाँ पे आया था, तो उसने सीन को देखा था, तो उसकी सारी मेमोरीज जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गई थी दोबारा से। तो यहाँ पे भी जी ऐसे ही है कि जब हम नेचुरल ऑब्जेक्ट से करीब जाते हैं, तो फिर हमारी खुशियाँ जो हैं वो फिर से वो ताज़ा हो जाती हैं। रियल जो है हमारा अटैच जो है वो हेवनली वर्ल्ड से रेस्टोर हो जाता है। हम फिर खुश हो जाते हैं। हम जो दुनिया के हमारे मामलात हैं, परेशानियां हैं, ये कम हो जाती हैं, हम ये इनको भूल जाते हैं और मुकम्मल तौर पे आज़ाद और खुश ज़िंदगी जो है वो हमारा वो टाइम जो हमें रेस्टोर करता है। और ये जो हमारे जो विज़िट हैं टू दिस जो प्लेसेस हैं ट्रैवलिंग वगैरह के, ये हमें रेस्टोर करते हैं, हमें हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। फिर हम ज़्यादा विगरसली हम दुनिया के मामलात को जो है देख पाते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये जो है, हाँ ये बात माननी भी जाती है क्योंकि जब हम नेचुरल ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं, हमें कोई इसकी रेस्ट मिल जाती है।
और हम रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर हम दुनिया के मामलात को फिर ज़्यादा से अच्छे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हम अपनी नाकामियों को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं। ये बात किसी हद है, ठीक है, मानी तो जाती है, लेकिन ये कहना कि हमें जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको सब कुछ याद होता है और ऐसा ऐसा वो बोलता चला जाता है, एंड दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, ये जो है मानने वाली बात नहीं है। तो एंड इसका यही है कि हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू दें, उनके पास जाया करें, ट्रैवल किया करें, उनको देखा करें, और वो जो है हमें हमारी जो खुशियाँ जो हैं उनको रेस्टोर कर देंगे। दे विल इनविगरेट अस, हमें वो तवानाई देंगे। तो हमें ये जो पैगाम है उसका, ये पैगाम उसका शायर का जो है ये कदर ठीक है और ये बेहतर है और ये एक्सेप्टेबल है। बाकी आ जाती है इसकी पोइट्री। पोइट्री के जो वर्डिंग है जिसको हम कहते हैं डिक्शन जो है वो बड़ी अप्रोप्रिएट है, सूट्स दी आइडियाज, जो आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा है वो भी ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट जो है जो चल रहा है वो भी बड़ा सूट कर रहा है, वर्ड्स के साथ साथ जो है वो चल रहा है। बाकी फॉर्म के हवाले से पोएम की कभी शक्ल कुछ है कभी कुछ है। अब ये जो है आगे जो लाइनें आ रही हैं, ये पोएम एक्चुअली 2 डिफरेंट पार्ट्स में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये जो बेतरतीबी है, जो ऑर्डर है, नए नए एक्सपेरिमेंट हैं जो पोएट्री पे इसने किए हैं, इसने कदरे इस सारी खूबसूरती को, पोएम को थोड़ा सा 10% तक आप समझ लें कि इसने उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो वो कह रहा है और जिस तरह से कह रहा है, ये उसकी जो नरेशन है दैट इज़ फैंटास्टिक, वंडरफुल, और एक नई चीज़ उसने हमें मुतारफ़ कराई है, इसके लिए शायर को क्रेडिट जाता है। हर कोई ऐसी बात नहीं करता है, तो इसकी डीप ऑब्जर्वेशन, डीप थॉट जो है उसका क्रेडिट पोएट को जाना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी वर्ड्स हैं। वंस अगेन हम कह सकते हैं ही इज़ अ ग्रेट पोएट। वो एक अच्छा और अजीम शायर है इस हवाले से कि वो एक नया पैगाम और नए अच्छे अपने स्किलफुल आर्ट के ज़रिए हम तक सक्सेसफुली जो मैसेज पहुंचाता है। तो ये जो चीज़ है ये मानने वाली है, हम इसके कह सकते हैं। लेकिन काश ये जो फॉर्म ऑफ मुझे जो इसने लिखी है ये एक बड़ी खूबसूरत कोई फॉर्म होती, 6 लाइन्स के अगर स्टैंजे होते तो बड़ा अच्छा होता। पर्सनली तो मुझे बड़ा जो है अच्छा फील होता। और इनकी लाइन्स हैं ये छोटी बड़ी लाइनें नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि इसका एक अपना स्टाइल है। जो 4 लाइन 4 इक्वल लेंथ की लाइनें होती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये नहीं है, इसमें अगर इसमें भी अगर उसने कोई पैटर्न डेवलप करना था तो थ्रू आउट वो सेम पैटर्न जो है उसको कैरी करता। पता चलता कि स्टैंजा वन स्टैंजा इज हेडिंग टू अनदर स्टैंजा, स्टैंजा बाय स्टैंजा हम उसको देख पाते। लेकिन इसकी जो हैज़ार्ड जो लुक है उसने इसको नुकसान पहुंचाया। एनीवे तो ये इसका जो है क्रिटिकल एनालाइज है। आप इसमें पोएम को क्रिटिकल टर्म्स होती हैं, आप अपनी बुक्स में वो देखिएगा, खास वर्ड वो यूज़ करते हैं पोएम के हवाले से, जैसे आयम्बिक मीटर है, ये है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके इसके मुकाबले में जी जो इसकी जो हमने सोनेट देखे वो जो हैं उसमें वो छोटी पोइम्स हैं और वो ज़्यादा जो हैं एक तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अभी पिछली जो हमने पोइम पढ़ी है वो जो लंदन वाली है वो ठीक है, जितनी उसने बात करनी थी उसके मुताबिक उसने वर्ड यूज़ किए हैं। तो बस उसमें उसकी जो राइम स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ओड है, अनप्लेजेंट आप कह सकें, ठीक है। अनप्लेजेंट भी नहीं, कदर उतनी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं जितनी कि होनी चाहिए थी। तो बेहतरीन जो इसकी फॉर्म है वो जो सोनेट की वो वही थी कि इसके 3 स्ट्रैंज़े हों, 4-4 लाइनों के हों और आखिर वाली 2 लाइनें जो हैं वो राइमिंग हों। तो ये स्कीम भरपूर है, ये यूनिवर्सल ये है। और लेकिन शायद जो है उस पे तजर्बात करते रहते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। नई-नई चीज़ें इसी तरह से डेवलप होंगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जो है वो ज़्यादा को अच्छा पीस ऑफ पोएट्री जो है वो डेवलप कर दें। तो जी एनीवे ये रोमांटिक पोएट होते हैं, चूँकि ये क्लासिक फॉर्म्स को इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते। इनका ये करते तो अपनी मर्ज़ी ही है। रोमांटिक पोएट जो हैं वो अक्सर अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो किसी सेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो उस तरह से देखा जाए तो ये जो है ये एक उसका ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अच्छा है। और अगर उसने ऐसा किया भी है तो दैट इज़ पार्डनेबल। लेकिन अगर आप ये एक पोएट है और अलेक्जेंडर पोप है, आगे शायद मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम मास्टर करें तो आपको पढ़ेंगे, तो आप उसके देखिएगा कि उसने बहुत अच्छे तरीके से लंबी पोएम जो हैं उसने लिखी हैं। और उसमें जो उसकी वर्डिंग है और उसकी जो राइमिंग राइमिंग लाइनें हैं, हेरोइक कपलेट उसमें लिखी हैं। तो दैट इज़ फैंटास्टिक। उसने जो मेथड जो अपनाया है वो शेक्सपियर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनाया और उसके आइडियाज़ ने
ideas, poetry, everything wonderful. तो anyway, ये जो हमने अब तक जो पढ़ा है, इसका जो मैसेज है वो यही है कि हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के करीब रहें और उनके वो हमें रेस्टोर करेंगे, हमें खुशियों की तरफ नहीं वो लेके आएंगे। हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए, वो हमें एक नई तवानाई देते हैं और हमें परेशानियों से बचाते हैं। हाँ, एंड वाली लाइन मुझे मैं अभी देख रहा था, उसमें ये उसने लिखा था कि हमें ये टीयर्स ये देखें, थॉट्स दैट ड्यू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, यानी हमारी जो खुशियां हैं वो इतनी ज़्यादा गहराई में हो जाती हैं कि उन तक आंसू नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमें वो खुशियां देते हैं जो कि आंसुओं की रसाई से दूर हो जाती हैं, वह यानी वहां तक गम परेशानी उन तक नहीं पहुंच पाती। ले भी बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड सी यू टुमारो। कल फिर मैं इसको फिनिश कर जी दूंगा ठीक और अगला कोई पोएट है उसको फिर टच करेंगे। ओके, चलो टेक ठीक है, टेक ओके। केयर, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।